नमस्कार। हिंदी साहित्य के एमए पूर्वार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम भारतेंदु युग पढ़ रहे हैं। कल आपको भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार, उनकी रचनाएं, उनके बारे में बताया था। आज के वीडियो में आपको भारतेंदु युगीन साहित्य की विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है। भारतेंदु युग की जो देशभक्ति है वो उस युग की राजनीति के अनुरूप दिखाई देती है। हिंदी कविता में भी देशभक्ति और राजभक्ति एक साथ चलती रही। भारतेंदु की आगे की पंक्तियों में विदेशी शासन के प्रति रोष और तोष दोनों है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। भारतेंदु इस बात को भी समझ रहे थे कि अंग्रेजों ने भारत के विकास में योगदान दिया है, लेकिन वो ये बात अच्छे से समझ रहे थे कि अंग्रेज भारत के सगे नहीं है। वो जो भी विकास का कार्य कर रहे हैं वो लूटने के लिए कर रहे हैं या अपनी राजनीतिक सत्ता जमाने के लिए कर रहे हैं। देश की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक अधः पतन को देखकर उन्होंने अतीत का गौरवगान करके उसके उन्नयन की चेष्टा भी की। उनकी देशभक्ति किसी प्रकार की चाटुकारिता नहीं है। अंग्रेजों की प्रशंसा है, वहां देश की दशा का उन्होंने मार्मिक चित्रण किया है। भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज। भारतेंदु की कविता में विदेशी वस्तुओं के व्यवहार पर दुख प्रकट किया गया है। देश की जागृति के लिए उन्होंने बार बार ईश्वर से प्रार्थना की है। कुछ आलोचकों ने ऐसा कहा है कि इस काल की जो राष्ट्रीयता है वो सांप्रदायिकता है, लेकिन उनका देश प्रेम एक ओर तो हिंदू पुनरुत्थानवाद की ओर, दूसरी ओर राजभक्ति की अवसरवादिता के संकीर्ण घेरे में चक्कर काटता रहा। लेकिन वस्तुस्थिति यह है, कवियों की जातीयता या पुनरुत्थानवाद में मुस्लिम जाति के अहित या विरोध की कहीं गुंजाइश नहीं है। उनका जो राष्ट्रीयता का स्वरूप था वो उस समय के अनुकूल था, वो आज जैसे इतना व्यापक नहीं हो पाया। दूसरी विशेषता है प्राचीनता तथा नवीनता का समन्वय। इस युग की कविता में जहां देश प्रेम तथा समाज सुधार आदि नवीन विषयों का समावेश हुआ, वहां भाषा, भाव और छंद की दृष्टि से यह युग सामंजस्य का युग है। इस काल के कवियों ने पुराने काल के भक्त कवियों के समान पद भी लिखे, लीला आदि का गायन भी किया, नायिकाओं के नक्शे वर्णन भी किया। इस काल में सूक्ति और उपदेश पद्धति की भी प्रधानता रही। जनजीवन का चित्रण तीसरी विशेषता है। रीतिकालीन काव्य राज आश्रम में पुष्ट हुआ, जबकि भारतेंदु का काव्य जनजीवन की गोद में पला है। इस कविता की जनवादी प्रवृत्ति समाज सुधार में निहित है। कविता केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता, भाईचारे का साहित्य है। हमारे सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक मिथ्याचार, छल कपट, अमीरों की स्वार्थपरता, पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगे शिक्षित वर्ग पर व्यंग, पुलिस और कर्मचारियों की लूट खसोट, अदालतों में प्रचलित अनीति, देश की सामान्य दुर्दशा, अकाल महामारी के प्रकोप, अंग्रेजों के आर्थिक शोषण आदि अनेक ऐसे सामयिक प्रश्न थे जो जनजीवन को प्रेरित और जागृत करने के लिए कवियों ने जिनको अपनी कविता में स्थान दिया। उनकी कविताओं में यथार्थ चित्रण के साथ साथ प्राचीन संस्कृति के गौरव और आदर्श का भी साथ साथ वर्णन चलता रहा है। प्रकृति चित्रण की पद्धति परंपराभुक्त रही। वे लोग नर प्रकृति के वर्णन में अधिक रमे हैं, बाह्य प्रकृति के वर्णन में नहीं। ठाकुर जगमोहन सिंह ने प्रकृति के वर्णन की जिस शैली का श्री गणेश किया, आगे उस युग में वो चल नहीं पाया। उनके प्रकृति वर्णन में संवेदनशीलता का अभाव है और नागरिकता की बहुलता है। इतिवृत्तात्मकता पांचवी विशेषता है। इस काल के कवियों ने विभिन्न सामयिक विषयों पर फुटकर पद एवं कविताएं लिखी, जिनमें विचार और अनुभूति की गहनता नहीं, कहीं कहीं मात्र तुकबंदी का प्रयास भी दिखाई देता है। प्रताप नारायण मिश्र ने पद्यात्मक निबंध लिखे। दूसरे कवियों ने भी बहुत सी उपदेशात्मक और सुधारात्मक कविताएं लिखी है, जिनमें केवल मात्र इतिवृत्तात्मकता ही हमें दिखाई देती है, जो द्विवेदी काल में भी आगे तक चलती रही और जिसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप ही छायावाद का जन्म
हुआ था। कविता के क्षेत्र में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ। गद्य क्षेत्र में यद्यपि खड़ी बोली का प्रारंभ हो चुका था। इस काल में भाषा संबंधी जो महान विवाद खड़ा हुआ उसका अंतिम निर्णय द्विवेदी युग में हो गया और खड़ी बोली में रचित कविताएं, क्योंकि भाषा का परिष्कार नहीं हुआ था, इसलिए हमें निर्जीव और नीरस प्रतीत होती है। परंपरा से चले आते हुए सवैया, रोला, छप्पे, कवित आदि छंदों में के अतिरिक्त इन्होंने लोक प्रचलित छंदों लावनी, कजली आदि का भी प्रयोग किया। कुछ कवियों ने संस्कृत के वर्णवृत्तों का भी प्रयोग किया, किंतु इस क्षेत्र में इस काल में कोई स्वतंत्र और नवीन प्रयास दिखाई नहीं दिए। साहित्यिक मूल्यों की यदि हम बात करें तो भारतेंदु और उनके मंडल के लेखक प्रधानतः देश प्रेमी, पत्रकार और प्रचारक थे। कवि और साहित्यकार कम, इसलिए उनमें विचारों और अनुभूति की गहनता की अपेक्षाकृत कमी है। यही कारण है कविता में कलात्मक अभिव्यक्ति का अभाव दिखाई देता है। इस काल की अधिकांश रचनाएं न सरस है न साहित्य, किंतु भारतेंदु, प्रेमघन और बाल मुकुंद गुप्त की रचनाएं काफी सरस और मधुर है। भारतेंदु काल की कविता का महत्व जीवन और साहित्य के अनुशीलन की दृष्टि से है। इन कवियों को अपने कर्तव्यों तथा दायित्व का पूर्ण ध्यान है। उन्होंने तत्कालीन जीवन में डूबकर अपने कटु अनुभवों और सत्यों का निर्भीकतापूर्ण वर्णन किया है। इस काल में कविता और जीवन के निकट का संबंध स्थापित हुआ और यही इस कविता का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। इस प्रकार बच्चों, भारतेंदु युग की यदि हम साहित्यिक विशेषताओं का वर्णन करें या साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो वो युगीन प्रभाव से पूरी तरह से संतप्त हमें दिखाई देती है। उसमें देशभक्ति हमें दिखाई तो देती है, लेकिन क्योंकि विक्टोरिया का राज्य स्थापित हो चुका था, इसलिए कवि या साहित्यकार अभी इसी उलझन में था। यद्यपि भारतेंदु इस बात को समझ रहे थे कि जो अंग्रेज हैं वो निश्चित रूप से हमारे शोषण करने के लिए ही सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने दोनों तरह की देशभक्ति एक साथ चलती है, जिसमें राजभक्ति भी है और देशभक्ति भी है। खड़ी बोली का प्रारंभ ही हुआ था, इसलिए हमें कहीं कहीं कविता में सरसता का अभाव खलता है। इस युग की सबसे महत्वपूर्ण देन यदि हम साहित्यिक दृष्टि से देखें तो वो ये है कि उस युग ने अपनी सामयिक परिस्थितियों का चित्रण बखूबी किया है। कवि ने अपने कर्तव्य को पूरी निर्भीकतापूर्ण निभाया है और युगीन परिवेश का जो सत्य था वो उनकी रचनाओं में पूरी तरह से उद्घाटित होता है।